Hello everyone, this is your tutor from Made Easy Anthropology channel, and here we will discuss what are the meaning, scope and development of anthropology. So as you know, this is the syllabus of paper 1 of anthropology. So in this section we just have a introduction of anthropology, and further on we will discuss the whole syllabus word by word that is mentioned in your syllabus. So anthropology, firstly we have to see what is meaning, and then scope, and then development of the anthro. So first and foremost important thing is what is anthropology. So anthropology is the systematic and scientific, objective and holistic study of humankind in all the times and the places. So एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग को एक सिस्टमेटिक, साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव और होलिस्टिक तरीके से ह्यूमन काइंड को स्टडी करें, सभी किसी भी टाइम में और किसी भी जगह पर। कोई भी यहाँ पर जो है जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, ना ही कोई यहाँ पर जो है टेम्पोरल रिस्ट्रिक्शन होता है। सो एंथ्रोपोलॉजी इज़ अबाउट द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन, and also it study the human being in all the times and all the places without any restriction. सो ये हो गया एंथ्रोपोलॉजी का डेफिनेशन। एंड फर्दर ऑन जब हम लोग आगे देखेंगे तो we will see it is not very much certain to name a single researcher as the father of anthropology, and hence different fathers are defined related to different branches in different countries. So जब एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम पे बहुत सारे रिसर्चर एंड स्कॉलर का कंट्रीब्यूशन था, जिसकी वजह से किसी भी सिंगल रिसर्चर को एंथ्रोपोलॉजी के फादर कह पाना मुश्किल है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट फादर एंड डिफरेंट ब्रांचेस से रिलेटेड। अगर देखिए फ्रेंच बॉयज़ जो हैं, ही इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी। सो जो फ्रेंच बॉयज़ हैं, इन्होंने जो है काफ़ी काम किया हुआ है, काफ़ी रिसर्च है इनके एंथ्रोपोलॉजी में, तो इनको फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी। ई.बी. टाइलर को देखें तो ही इज़ टर्म्ड एज द फादर ऑफ ब्रिटिश सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सो बेसिकली सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ये जो है एंथ्रोपोलॉजी का एक ब्रांच है, और उसके फादर कौन है? ई.बी. टाइलर। So let's move ahead. So approach of the the approach that is used in anthropology is primarily historical and comparative. So जो approach use की जाती है anthropology में वो historical है, मतलब पीछे की चीज़ें जो past में इवेंट्स हुए हैं उनको स्टडी करना, उनसे जो है ह्यूमन बीइंग के कल्चर एंड जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड करना, और उसको कंपेयर करना विद द मॉडर्न सोसाइटी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस एंड द सिमिलैरिटीज़। लेट्स सपोज एंशियंट टाइम में हमारी सोसाइटी जो है ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, एंड देन अगर इस टाइम पे देखें तो सोसाइटी जो है काफ़ी, उसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड जो मॉडर्न सोसाइटी है, इन दोनों के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं तब हमें समझ में आता है कि उस टाइम और इस टाइम के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, एंड दिस इज़ द पर्पस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। सो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं कि कौन जो है, जो टर्म जो है एंथ्रोपोलॉजी दिया है। सो इन द बेसिकली द टर्म एंथ्रोपोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय एरिस्टोटल। सो एरिस्टोटल ने ही जो है टर्म दिया हुआ है एंथ्रोपोलॉजी का, बट ही इज़ नॉट कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बहुत सारे रिसर्चर का कंट्रीब्यूशन है। सो यहाँ पे किसी एक सिंगल रिसर्चर को एज फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कह पाना इज़ नॉट वेरी मच ईजी। सो ये है हमारा। नाउ टर्म एंथ्रोपोलॉजी इज़ मेड ऑफ अगर हम लोग देखें एंथ्रोपोलॉजी, इसको अगर हम लोग वर्ड को स्प्लिट करें तो ये होगा हमारा एंथ्रोपोज प्लस लोगोज। एंथ्रोपोज का मतलब होता है ह्यूमन काइंड,
एंड जो लोगोज है इसका मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी। सो अगर हम लोग एंथ्रोपोलॉजी को स्प्लिट करते हैं तो एंथ्रोपोज का मतलब होता है ह्यूमन काइंड एंड लोगोज मतलब साइंटिफिक स्टडी। सो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड इज एंथ्रोपोलॉजी। Now, in the words of Aristotle, while writing the answer in anthropology, you have to mention about the scholar in order to get the marks. So, here the definition which was given by Aristotle is that anthropology is a gossip revolving around the human, and anthropologist is a gossiper talking about himself. What does it mean? सो एंथ्रोपोलॉजी जो है एक गॉसिप है जो ह्यूमन के बारे में ही बात करती है, और जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी इज़ अबाउट द ह्यूमन एंड इट इज़ अ गॉसिप। सो फॉर दिस गॉसिप हु इज़ टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, सो ह्यूमन को हम लोग जो है गॉसिपर कहेंगे, जो कि खुद के बारे में ही बात कर रहा है। So this is the definition which was given by Aristotle, and I have already discussed the term anthropology was coined by Aristotle. In broad way, anthropology is the study of human being and a discipline with infinite curiosity related to mankind. So ये एक ऐसी डिसिप्लिन है जो ह्यूमन के बारे में स्टडी भी करती है और बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहती है हर एक एस्पेक्ट जो कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है उससे जानने में। सो ये जो है ब्रॉडर मीनिंग है एंथ्रोपोलॉजी का। नाउ मूविंग फर्दर, सो क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट और क्लासिकल कल्चरल एवोल्यूशनिस्ट एडवर्ड बनेट टाइलर। सो ई.बी. टाइलर जो है ये एक क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट हैं या फिर क्लासिकल कल्चरल एवोल्यूशनिस्ट हैं। इन्होंने जो है एंथ्रो को डिफाइन करा है एज द स्टडी ऑफ द प्रिमिटिव सिंपल स्मॉल स्केल सोसाइटीज और द ओल्ड रिमेन्स ऑफ द पीपल एंड इज़ नॉट मच अबाउट द कॉम्प्लेक्स एडवांस सोसाइटी। सो एडवर्ड बनेट टाइलर के हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी अबाउट द प्रिमिटिव सिंपल स्मॉल स्केल सोसाइटीज़, जो कि ओल्ड रिमेन्स ऑफ द पीपल है उनके बारे में सिर्फ स्टडी होती है, और मॉडर्न सोसाइटी की स्टडी इज़ नॉट मच फर्दर एडवांस इन सच डिसिप्लिन। तो इनके हिसाब से सिर्फ ये है कि एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग जो है जो पुराने पास्ट इंसिडेंट्स में जो चीज़ें हुई हैं, जो रिमेन्स बचे हुए हैं ह्यूमन बीइंग की, उसकी स्टडी करते हैं। ये डेफिनेशन जो है ई.बी. टाइलर की है। अब देखते हैं हम लोग पॉल ब्रोका, जो कि एक फ्रेंच डॉक्टर थे, इनके हिसाब से क्या है। सो ये जो है टाइलर को क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि ये कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी इज़ इक्वली अबाउट द मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड कल्चर। पॉल ब्रोका के हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी जो है इट इज़ इक्वली अबाउट द पास्ट स्टडी एज वेल एज द मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी इन द प्रेजेंट सिनेरियो। तो इनके हिसाब से दोनों की स्टडी एंथ्रोपोलॉजी करता है, जबकि ई.बी. टाइलर के हिसाब से पास्ट इंसिडेंट की स्टडी इज़ अबाउट द एंथ्रोपोलॉजी। सो ये दो स्कॉलर हो गए जिन्होंने जो है एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन करा है। नाउ मूविंग फर्दर, सो एज अ डिसिप्लिन एंथ्रो इज़ अबाउट द होलिस्टिक स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन काइंड, दैट इज स्टडिंग द ह्यूमन्स इन टोटलिटी, इन टोटो, दैट इज all the societies and the culture of human in all the parts of the world at all the point of time when studied with respect to all the detail, that is in a holistic way। मतलब हम लोग जब ह्यूमन बीइंग को हर एक तरीके से ऑल पॉसिबल डिटेल्स फाइंड करने के लिए जब स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। होलिस्टिक वे में स्टडी करना मतलब कि सोशियो कल्चरल डोमेन्स को स्टडी करना, बायोलॉजिकल और फिजिकल एस्पेक्ट को पढ़ना, लिंग्विस्टिक एंड आर्कियोलॉजिकल डोमेन को भी अच्छी तरीके से स्टडी करना इज़ अबाउट द होलिस्टिक डिसिप्लिन। मूविंग फर्दर, सो 3 स्कॉलर हैं, रूथ बेनेडिक्ट, एल्फ्रेड क्रोबर एंड क्लूकॉन। सो रूथ बेनेडिक्ट के हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट या फिर डिसिप्लिन है विच प्रोमोटिंग द कल्चरल रिलेटिविज्म, celebrating the diversity and rejecting the ethnocentrism, that is a discipline which is making the world safer for the human diversities and differences। रूथ बेनेडिक्ट एक स्कॉलर है एंथ्रोपोलॉजी की, एंड अकॉर्डिंग टू हर एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कल्चरल रिलेटिविज्म को प्रमोट करता है। अब कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है? सो कल्चरल रिलेटिविज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है
जो किसी सोसाइटी को स्टडी करता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस विथ अनदर सोसाइटी एंड कल्चर। इस चीज़ को हम लोग जो है कल्चरल रिलेटिविज़्म मतलब रिलेट करके स्टडी करना सोसाइटीज़ का और कल्चर का। और ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो एथनोसेंट्रिज्म कॉन्सेप्ट को जो है निग्लेक्ट करता है, इट मीन्स उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करता है ना। अब एथनोसेंट्रिज्म का क्या मतलब होता है कि अपनी चीज़ें लाइक अपना फूड, अपना कल्चर, अपना सोसाइटी को जो है सुपीरियर बताना और दूसरे के कल्चर, सोसाइटी, फूड को जो है इन्फीरियर बताना। इस कॉन्सेप्ट को जो है रूथ बेनेडिक्ट बोलती हैं कि एंथ्रोपोलॉजी जो है रिजेक्ट करता है। And she is saying that anthropology is promoting the cultural relativism concept. Now, now moving ahead with the definition of Alfred Kroeber. जो एल्फ्रेड क्रोबर के हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी जो है एक ब्लेंड है दोनों चीज़ों का, ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस का। ये जो है एक ऐसा साइंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक है। और ये अगर इसको हम लोग एक ह्यूमैनिटी का डिसिप्लिन मानते हैं तो इट इज़ द वन विच इज़ मोस्ट साइंटिफिक। सो अगर हम लोग इसको अगर साइंटिफिक मानते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक है, और अगर इसको ह्यूमैनिटी डिसिप्लिन में कंसिडर करते हैं तो इट इज़ द वन विच इज़ मोस्ट साइंटिफिक। सो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ ह्यूमैनिटी एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट। नाउ द डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाय क्लूकॉन। सो क्लूकॉन ने डेफिनेशन दी थी, ही सेड दैट आउट ऑफ ऑल द अदर डिसिप्लिन डीलिंग विथ द ह्यूमन्स, एंथ्रो इज द साइंस विच कम्स नियरेस्ट टू द स्टडी ऑफ मैन काइंड, अ होलिस्टिक, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी अबाउट द ह्यूमन। सो क्लूकॉन कहते हैं कि ये एक ऐसी साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो ह्यूमन की स्टडी को करती है। और अगर हम लोग सारे डिसिप्लिन की बात करें जो ह्यूमन के बारे में स्टडी करता है, उसमें एंथ्रोपोलॉजी जो है सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है इन ऑर्डर टू स्टडी द मैनकाइंड, जो कि एक होलिस्टिक, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक तरीके से जो है ह्यूमन को स्टडी करता है। So you have to remember the definition of Ruth Benedict, Alfred Kroeber and Kluckhohn, and all these were the American anthropologists. Now moving ahead with some terms and terminology. So here the concept of cultural relativism. So the concept of cultural relativism in anthro was promoted by Franz Boas, and he rejected the ethnocentric elements in anthropological research. So जो कॉन्सेप्ट है कल्चरल रिलेटिविज़म का, इसको कौन प्रमोट किया था एंथ्रोपोलॉजी में? इट वाज फ्रेंच बोयस, एंड इन्होंने जो है एथनोसेंट्रिक एलिमेंट्स जो होते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च में उसको रिजेक्ट किया था। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हाट इज़ कल्चरल रिलेटिविज़म एंड व्हाट इज़ एथनोसेंट्रिज्म। Cultural relativism means comparing two culture, two society in order to find out the similarities and the differences, and ethnocentrism means considering your culture as superior one and others one as inferior one. Now, cultural relativism is about the relativistic understanding of different culture to find out the similarities and differences without the elements of superiority and inferiority. So, cultural relativism मैंने discuss भी करा था, same चीज़ has been written here, so you can read and understand the concept. Now, ethnocentrism, it is the notion of considering very high about one's own culture, language, religion, food, etc., and rejecting and devaluing the कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ अदर। सो खुद के कल्चरल एलिमेंट्स को सुपीरियर बोलना और दूसरे को जो है इन्फीरियर बोलना इज एथनोसेंट्रिज्म। नाउ फ्रेंच बोयस, ये जो है एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है हु वाज द पायोनियर एंड ही वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज डिफ्यूजनिज्म एंड हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म एज ए स्कूल ऑफ थॉट। सो ये पहले थे जिन्होंने जो है कॉन्सेप्ट दिया था डिफ्यूजनिज्म एंड हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म एज ए स्कूल ऑफ थॉट। फिर रुथ बेनेडिक्ट एंड मार्गरेट मीड, ये दोनों लोग जो हैं स्टूडेंट थी फ्रेंच बोयस की, इन्होंने जो है अनदर स्कूल ऑफ थॉट को बनाया जिसको हम लोग जो है कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल बोलते हैं।
कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल के जो स्कॉलर हैं वो रूथ बेनेडिक्ट एंड मार्गरेट मीड हैं। डिफ्यूजनिज्म एंड हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म के जो स्कॉलर हैं वो फ्रेंच बोयस हैं। एंड क्लासिकल कल्चरल एवोल्यूशनिज्म के जो स्कॉलर हैं वो ईबी टाइलर हैं। सो यहाँ तक मैंने जितने भी एंथ्रोपोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन होता है उसको डिस्कस करा है। इट मीन्स आई हैव डिस्कस्ड ऑल द एस्पेक्ट्स दैट आर रिलेटेड विद द इंट्रोडक्शन एंड द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी along with the definition which was given by the scholar. So I hope everything will be clear to you. If you have any doubt, please mention in the comment box. Thank you so much for watching. Keep sharing and liking my videos. Thank you.